डिटेक्शन आया है पेपर में, दिस जर्नी ऑफ द रिवर मिरर्स द। अगर एरर यहाँ तक है तो आंसर ए होगा। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ डेथ, फिर कॉमा, अब यहाँ तक गलती है तो बी। इन द एंड मर्ज विद द यूनिवर्सल लाइफ। तो ज़रा ध्यान से देखो, मेरा तरीका होता है मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ भाई इजाज़त लेके आ रहे हो या नहीं। बात हो रही है दिस जर्नी ऑफ द रिवर मिरर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस जर्नी ऑफ द रिवर। आगे इसके बाद मिरर है, बिल्कुल जी सही है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर है, बात हो रही है दिस जर्नी की, एक जर्नी की बात हो रही है, तो मिरर्स एस लगना चाहिए वर्ब के साथ। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जी जब बात डिफरेंट है तो एक स्टेज तो नहीं हो सकती, डिफरेंट स्टेजेस। अब आगे ऑफ के बाद कोई ना कोई आपको दोबारा नाउन चाहिए, ह्यूमन लाइफ। डेथ इन द एंड मर्ज विद द यूनिवर्सल लाइफ। अब देखो जो बुनियादी हमारी बात हो रही थी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो जब ह्यूमन लाइफ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो गई हमारी, और ये सब क्या है, दिस जर्नी, ये जर्नी बता रही है। तो यार ये मर्ज कैसे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मर्जेस, यानी कि गलती है तो यहाँ पर है ऑप्शन सी में, आंसर सी हो जाएगा। मर्ज की जगह क्या लगा दीजिए, मर्जेस लगा दीजिए। सनशाइन ओवर द नाइल सीम टू सजेस्ट आ प्लेसिड स्पाइन। द ब्राइट सनशाइन, एक जो ब्राइट सनशाइन है ओवर द नाइल सीम टू सजेस्ट आ प्लेसिड स्पाइन। अब देखो बात किसकी हो रही है, ब्राइट सनशाइन की, तो हमारा नाउन यानी सब्जेक्ट तो यही हो गया, पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट। ओवर द नाइल सीम, अब यार ये सीम क्यों आ रहा है, जब सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, यहाँ पे एस होना चाहिए। ये एरर आ गया भाई। सवाल आया है पेपर में, इसमें तकरीबन सब बच्चों ने गलत ऑप्शन टिक किया। स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत, सिंगुलर नाउन है, हैज़, बिल्कुल जी हैज़ आना चाहिए। नथिंग भी सही है। मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ, इजाज़त लेके आ रहे हो नहीं, ए तक तो कोई एरर नहीं है। आर टेल टू डू विथ, यहाँ भी सही है, कुछ लोगों को ये गलत लग रहा था, सही है, यहाँ तक भी हो गया। सी में लेथार्ची और कैलसनेस, लेथार्ची के मीनिंग होते हैं सुस्ती कायली, कैलसनेस कहते हैं बेहिसी को। तो भाई इसमें कोई एरर नहीं है, और ऑप्शन डी था नो एरर, तो इसका करेक्ट आंसर है नो एरर। और देखो नो एरर को पहचानना ज़रा मुश्किल होता है, इसका तरीका है कि भाई जो जो रूल्स मैं बताता हूँ सारे दिमाग में, बस आके एक बार चेक करते रहो। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग आर टेल टू डू विथ लेथार्जी और कैलस। देखिए बड़ा अच्छा है, दिस इज़ एन एक्सिस इन्वेंटेड बाय द माइंड। ये एक एक्सिस है जो इन्वेंट की है माइंड ने, टू प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। यानी कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, एक्सेस आर इन्वेंटेड बाय द माइंड टू प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। देखो दिस इज़ एन एक्सेस तक तो बिल्कुल सही है, इन्वेंटेड बाय द माइंड टू प्रिवेंट यू, यानी देखो एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो, क्योंकि असल चीज़ से जो मैं रूल सिखा रहा हूँ उसी कि प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दूर रख रहे हैं, डिस्टेंस पैदा कर रहे हैं। जब भी डिस्टेंस की बात आ रही होगी तो प्रिवेंट के साथ ऑफ नहीं बल्कि फ्रॉम आएगा प्रीपोजिशन। प्रिवेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, तो यहाँ पर आएगा प्रिवेंट यू फ्रॉम, ऑफ की जगह फ्रॉम। बड़ा अच्छा है, अ लेजी फेलो हु डे ड्रीम्स एंड डू नथिंग यूजफुल शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ सेंट। एक ऐसा बंदा लेजी है, ओ हो टुन, आ लेजी फेलो, आगे हूँ आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। डे ड्रीम्स, बिल्कुल जी एस ही आएगा, डे ड्रीम्स होगा, क्योंकि एक बड़े सुस्त फेलो की बात हो रही है। एंड डू नथिंग यूजफुल, मेरे भाई सिंगुलर पर्सन है, लेजी फेलो हु डे ड्रीम्स एंड, तो ये डू कैसे आ गया, डू की जगह क्या होना चाहिए था, डज होना चाहिए था, यानी एरर यहाँ सी ऑप्शन में था।
ठीक है जी, आगे अब सही हो जाएगा। दस नथिंग यूजफुल शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ सेंट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स आए हैं बार बार हर पेपर में, कॉन्फिस्केट एक वर्ब है, इम्पाउंड भी साइनोनिम है, सीज्ड है, वाइंड अप यानी चीज़ का ख़त्म करना या ख़ात्मा, पॉइज्ड एक एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग बैलेंस करना, कॉल्म करना, कूल करना, ड्रॉसी कहते हैं लेज़ी, स्लीपी, लेथार्जिक एडजेक्टिव है, बिलिंग का विंग और ये विलिकर भी बहुत बार पूछ चुके हैं विलिकर, ठीक है, साइनोनिम, और फॉकी एक एडजेक्टिव है, इसके भी देखें सारे बहुत हैं, मिस्ड, बलर्ड, वेज, नॉट क्लियर, ऑब्स्क्यूर्ड। आपको हो सकता है वो वर्ड फॉकी दे दें और साइनोनिम मिस्ड हो, या वर्ड मिस हो साइनोनिम फॉकी हो, द फ्लीकर दे करके विंग पूछ लें, तो हर तरह याद होना चाहिए। इसी तरह मेटिकुलसली डिटेल, आमिर खान की तरह मिस्टर परफेक्शनिस्ट, कॉन्शियसटियस यानी एडजेक्टिव, पॉपर पापड़ बेचने वाले से याद रखें, पोर बॉय को कहते हैं पर्सन को, नॉनसेंसिकल, सिली, फ्री फोलस, जो चाह रहे हर चीज़ मुझे फ्री मिल जाए वो क्या होगा, फ्री फोलस एडजेक्टिव। फिर स्कॉर्च के मीनिंग क्या होते हैं, बर्न यानी जलना, ट्रायंगल एक एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग पीस, कॉल्म, मूलीफाई। देखो ट्रेन में कुली क्या करता है, सबको ठंडा करता है, और मूलीफाई का रख सकते हैं भाई मूली खाओ ठंडे हो जाओ। कॉर्डियल एक एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग फ्रेंडली है। सम्शियस ओपुलेंट को कहते हैं, तो संपत्ति हिंदी में दौलत को कहते हैं, याद रख सकते हैं इसे। बैरेफ्ट्स, स्टिंगी, मीगर, कंजूस या कमी, ये भी एडजेक्टिव है। रेंच, रेस्ट, नाउन यानी पानी को। तो बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ बहुत काम का है, जैसे कि इक्विपमेंट, कैटल, फर्नीचर, किलर की, पेसेंट्री, दे आर ऑलवेज प्लूरल। ज़रूरी नहीं कि हर प्लूरल के साथ एस लगे, और अगर कहीं इनके साथ एस देखो तो फ़ौरन पहचान लो कि सेंटेंस में मिस्टेक है, उस एस को हमें हटाना पड़ेगा, सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ेगा। अब एक बहुत ही है कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लाजमी आता है, लेकिन ये हमेशा फॉलो किससे होंगे, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच से। इनके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो सेंटेंस में बात हो रही थी बिजनेस मैन हैव नॉट ओनली हेल्प, यहाँ पहले जनाब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, द पुअर विथ मनी बट ऑल्सो विद न्यू इक्विपमेंट। अब देखो ये बट ऑल्सो के बाद जो विद है ये तो 100% आना ही, क्योंकि आगे न्यू इक्विपमेंट्स हैं, और न्यू इक्विपमेंट क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले प्रीपोजिशन इट्स ऑल ओके, नाउन से पहले क्या क्या फॉर्मेशन होती है सारी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ तक अगर हम देखते हैं बट ऑल्सो विद न्यू इक्विपमेंट्स, सही है। तो गलती का है ये, नॉट ओनली गलत लिखा है। हम क्या करेंगे, नॉट ओनली को उठा करके कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे, यानी यहाँ आएगा ये नॉट ओनली, ठीक है जी, नॉट ओनली, और यहाँ से ये मिट जाएगा। यानी कि अब करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, द बिजनेस मैन हैव हेल्प द पुअर नॉट ओनली विथ मनी बट ऑल्सो विद न्यू इक्विपमेंट एंड द रिक्वायर्ड न्यू मटेरियल। बड़ा अच्छा है, द बिजनेस मैन हैव नॉट ओनली हेल्प द पुअर विथ मनी बट ऑल्सो विथ न्यू इक्विपमेंट्स एंड द रिक्वायर्ड न्यू मटेरियल। तो अब हमें देखना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंग्लिश की होती है कि जी एरर डिटेक्ट करना, और बहुत ही टेक्निकल होती हैं सवाल। हाँ, जो ट्रिक्स हैं हमारी उनसे बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ इजाज़त में वर्ड को पढ़ो, द बिजनेस मैन, चले हैव सही लगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नॉट ओनली, हेल्प द पुअर विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू इक्विपमेंट्स। पहले तो एक देखो ये जो वर्ड आ रहा है इक्विपमेंट्स, कुछ होते हैं हमारे प्लूरल नाउन जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं, उनमें कभी एस नहीं लगता, जैसे कि इक्विपमेंट हो गया, कैटल हो गया, फर्नीचर हो गया, किलरकी हो गया, पेसेंट्री हो गया, दे आर ऑलरेडी प्लूरल, एस इनमें नहीं आता और ये प्लूरल होते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट, इक्विपमेंट, कैटल, फर्नीचर, किलरकी, पेसेंट्री, तो भाई यहाँ एस कहाँ से आ गया, ठीक है, एस नहीं आता, इक्विपमेंट ही होता है बट, ठीक है, इक्विपमेंट्स नहीं होते। और देखें जनाब इस्तेमाल हो रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो,
अगर सेंटेंस में नॉट ओनली होगा तो बट ऑल्सो लाजमी होगा, बट ऑल्सो होगा तो नॉट ओनली, ये दोनों साथ आते हैं। लेकिन एक और बात होती है कि इन दोनों के बाद हमेशा आता है सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच यानी अगर प्रपोजिशन आ रहा है तो प्रपोजिशन ही आ रहा होगा, नाउन आ रहा है तो नाउन ही आ रहा होगा। तो देखो, द बिजनेस मैन हैव नॉट ओनली हेल्प द पुअर, ठीक है, नॉट ओनली के बाद हेल्प जो कि एक वर्ब है नहीं चाहिए, द पुअर विथ मनी बट ऑल्सो विथ। अब यहाँ देखो बट ऑल्सो के बाद विथ और आगे दिया है न्यू इक्विपमेंट। तो मेरे भाई न्यू इक्विपमेंट एक नाउन है, प्लूरल नाउन है, नाउन से पहले तो प्रपोजिशन लाजमी चाहिए, इट्स ओके, ठीक है। यहाँ विद मनी, भाई बिल्कुल नाउन से पहले प्रपोजिशन, ठीक है। तो असल में मसला क्या है, नॉट ओनली की जगह चेंज करेंगे, नॉट ओनली को हम यहाँ से उठाएंगे और विद से पहले लगा देंगे। देखो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बिजनेसमैन हेल्प्ड द पुअर, और द पुअर के बाद क्या आ जाएगा, ये आपका पूरा नॉट ओनली उठ करके यहाँ आ जाएगा, नॉट ओनली विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू इक्विपमेंट। आगे फिर बिल्कुल सही है। एंड द एग्जाम में बहुत अहम पोर्शन होता है सेंटेंस करेक्शन। ओइंग टू द हैंडल द हीट प्रोटेस्टिंग, to handle the heat, protesting farmers at Pakistan borders are setting up trolley colonies and semi-permanent structures that have fitted by desert coolers. तो कहाँ एरर है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। Owing to the handle the heat, protesting farmer at Pakistan's borders are setting up trolley colonies and semi-permanent structures that have fitted by desert coolers। अब देखो परमानेंट स्ट्रक्चर दैट हैव फिटेड किसी से हो रहे हैं, तो इसका मतलब है बात यहाँ पे एक्टिव वॉइस की नहीं पैसिव वॉइस की हो रही है, और जब पैसिव वॉइस की हो रही है तो हैव अकेला नहीं आता, इसके साथ बीन आता है। अब देखो कह रहे हैं फिटेड बाय डेजर्ट कूलर्स। अब एक फ़र्क होता है बाय और विद का। एक बात हमेशा याद रखो कि बाय का इस्तेमाल होता है किसी पर्सन के साथ, बाय सर अमीन या बाय सर अमीन स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, डेजर्ट कूलर जो कि इंस्ट्रूमेंट है, विद पेन विद फैन, तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं विद, यहाँ बाई की जगह हो जाएगा। देखिए बड़ा अच्छा है, पुलिस आर गोइंग दैट द थीव्स। अच्छा इसमें बताता हूँ, ये इस तरह से था, ये पार्ट ए, ये बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यानी कि इसमें कहीं एक मिस्टेक होगी ए में या बी में या सी में या डी में, एरर डिटेक्शन, हम उसको टिक कर देंगे कि जी आंसर ए या बी है। पुलिस आर गोइंग दैट द थीव्स नॉट ओनली रॉब्ड द ट्रेवलर्स बट ऑल्सो वाउंटेड दैम सीरियसली। पहले तो वही कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, क्या सेम पार्ट ऑफ स्पीच है, जी नॉट ओनली के बाद रॉब्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म और बट ऑल्सो के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म होंगे, तो ये गलती तो नहीं है। अब जो एक हमारा मेथड होता है इजाज़त मेथड, एक एक वर्ड से पूछो। पुलिस आर गोइंग दैट, आर गोइंग कर रही है, एक मिनट, पुलिस तो एक नाउन है और वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, क्या पुलिस एक नाउन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लग सकता है? जनाब हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा? पुलिस भी हमारा प्लूरल नाउन होता है जिस तरह ये सारे इक्विपमेंट वगैरह, एस नहीं होता, पुलिसेस सुना है पुलिस। तो अब आर या वर्ब, अब ये हमें पता चल जाएगा बाकी ग्रामर चेक करके। द थीव्स नॉट ओनली रॉब्ड द ट्रेवलर बट ऑल्सो फाउंडेड दैम। आर क्यों आएगा यार, सब पास्ट टेंस में, तो प्लूरल नाउन के लिए अगर पास्ट टेंस हो तो आर की जगह क्या यूज़ होता है? वर्ब। तो आपको सेंटेंस करेक्ट नहीं करना है, एक सेंटेंस करेक्शन अलग थी जैसे कि पहले हमने किया सेंटेंस करेक्ट, और एरर डिटेक्शन में आंसर बस हम क्या टिक कर देंगे ए। हाँ चूँकि अभी एग्जाम नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको साथ साथ। ये भी देखो कि गलती कहाँ थी, यहाँ पुलिस और आरगोइंग के दरमियान में क्या आना चाहिए? वार आना चाहिए, और एरर क्या हो गया? ए। आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए।
लिमिट के मेरे दोनों शॉर्टकट फार्मूले हमेशा रखो। लिमिट x टेंड टू 0 x की पावर x इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x -1 अपॉन x ये बराबर होता है ln a के। दोनों ये हैज़र्डस पेपर में सैकड़ों बार इसका पेपर में एक सॉल्व करा रहा हूँ। ऑलरेडी अच्छे खासे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इस पर और इंशाल्लाह ताला फिर एक कंबाइंड वीडियोस भी हम बना देंगे। 5x² + 9² इक्वल टू 45 है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज ऑफ इलिप्स पूछिए। पहले तो खैर इलिप्स है तो 45 से डिवाइड कर दो। x² अपॉन 9 + y² अपॉन 5 इक्वल टू 1। मेजर एक्सेस अलॉन्ग x एक्सेस है। अब क्या करेंगे, a² 9 हो गया, b² 5 हो गया। a² - b² इलिप्स का केस है c² 4 यानी c ± 2। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज जो होती है जब मेजर एक्सेस अलॉन्ग x एक्सेस होता है, कैसे पता चला? x² के नीचे 9 है क्योंकि 5 से बड़ा है, तो या तो होती है a/e या a² अपॉन c। तो a² तो ऑलरेडी 9 है, c अभी हमने 2 निकाला है तो ये आ जाएगी ±9/2। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस फॉर्मेट में दिया आंसर, ये 2 डिवाइड था उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया तो कर दो यार, इसमें क्या अर्ज है। फिर देखो यहाँ है cos x tan x sin x जो कि क्या हो जाएगा यार, अपॉन का tan x है, ऊपर आके cot x हो जाएगा। cos अपॉन sin भी cot होता है, cot इंटू cot² x। इससे आसान क्या था यार। और ये मैंने शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बताए थे जो आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर x 1 के बराबर होता है। फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है, पैराबोला पे आया था y² = -12x। फोकस पूछ रहे हैं। अब देखो ये फॉर्म हो गई y² = 4ax तो 4a बराबर -12 के a -3 के, तो मेजर एक्सेस अलॉन्ग x एक्सेस है तो फोकस होता है a,0। a की वैल्यू -3 आ गई तो -3,0 इज़ योर आंसर। तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 7x² y² - 4x² इक्वल टू 28 और कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई निकालें। तो देखो इसकी नई ट्रिक बनाइए। ये हो गया a² b²। c² क्या होता है a² + b² यानी 7 + 4 11। और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के लिए जो नई ट्रिक बनाई है मैंने बच्चों, बहुत आसान है। इस फॉर्मेट के लिए 2b² c अपॉन c²। तो b हमारा b² कितना है 4 है, 4 × 2 = 8, ऊपर 8 आ जाएगा। c² 11 है और c इसका रूट यानी √11, 8√11 अपॉन 11। इसी तरह y² - 12x है फोकाई, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, बार बार रिपीट हो रहा है सवाल। -4,0 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a² अपने आइडेंटिटी के बराबर हो तो मैट्रिक्स कहलाता है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। इनवॉलेंट्री ये भी बड़ा आसान है। e की पावर x + x का डेरिवेटिव चाहिए। e की पावर x का x ही होगा प्लस x² अपॉन 2 + c, ये रिज़ल्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पॉइंट देखो, एक तो 3,1 है, एक -2,5 है, एक -4,5 है, बाकी 1 1 दिया हुआ है। तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, इसको ओपन कर लें 29 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 2 कॉइंस आर टॉस्ड टुगेदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड। तो एटमोस्ट 2 हेड हो तो आंसर इसका 1 होता है भाई। इसकी पूरी मैजिकल ट्रिक्स की सीरीज़ बताई थी। और ये भी सवाल बड़ा अच्छा है। यहाँ पे कह रहे हैं कि tan x 3 के बराबर है तो sin² अपॉन cos² है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। तो sin² अपॉन cos² क्या हो जाएगा tan² x। जब tan x 3x है तो tan² x क्या होगा 3 का स्क्वायर 9। sin³ x की इंटीग्रेशन, ये मैजिकल ट्रिक बहुत सिखाई थी हायर पावर की, तो उसके तहत ये -cos x + cos³ x अपॉन 3 + c होगा। और ये भी मैंने आपको जो लिमिट के मैजिकल फार्मूले बताए थे उनमें से देखो ये भी शामिल था। जितने मैजिकल फार्मूला लिमिट के मैंने आपको कराए सारे उसी में से आ रहे हैं। x की पावर n - a की पावर n अपॉन x - a बराबर होता है n a की पावर n - 1। फिर थर्ड टर्म इन GB 9/4, 6 टर्म 243 अपॉन 32, फर्स्ट टर्म ऑन कॉमन रेशो। देखो थर्ड टर्म है 9/4 यानी 3/2 का स्क्वायर, 6 टर्म है 2/43 अपॉन 32 यानी 3/2 की पावर 5। ठीक है, तो इसका मतलब है a होगा 1, r होगा 3/2। ठीक है, अब देखो कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आई है जो कराया था आपको। इसने ये डी मॉर्गन लॉ भी बताया था, a यूनियन b का डैश क्या होता है a' इंटरसेक्शन b। ठीक है, और 0 वेक्टोरियल और 1 वेक्टोरियल, देखो 0 वेक्टोरियल भी 1 होता है
1 वेक्टोरियल भी 1 होता है. इफ़ अ सर्कल passes all 3 vertices of triangle then it is called circumcircle. ये भी जो हमने थ्योरी की थी. फिर 16x = 4. ये 16 की पावर x है. हाँ, इसका मतलब है 4 स्क्वायर की पावर x = 4. 4 की पावर कुछ नहीं होगी तो 1 होगी. इसका मतलब है 2x बराबर 1 के, x बराबर हाफ के. अब यहाँ देखो पुट कर देंगे हम x की वैल्यू हाफ प्लस 5. 625 का मतलब है 5 की पावर 4. बेसिस सेम है, पावर फिर सेम हो जाएंगी. हाफ प्लस y = 4. ये हाफ उधर ले जाओ, सॉरी यहाँ 4 आएगा ना, तो ये आएगा 7/2 या 3.5 या चाहो तो लिख दो 3 होल 1/2. ये ऑप्शन में देख लेना किस तरह दिया हुआ है. ठीक है भाई. इसकी तैयारी करनी हो, मेरी लिखी है बुक है एप्टीट्यूड टेस्ट बुक फॉर इंजीनियर बाय मोहम्मद अमीन शरीफ. कर लो तो हर टेस्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. और इसी तरह जीके की ये बुक कर लो भाई, मेरी लिखी हुई, तो भी हो जाएगा. अब यहाँ दिया है √y = e⁻x + 2 dy/dx चाहिए. तो देखो यार, पावर y की पावर क्या है, हाफ, नीचे गिर जाएगी, और पावर हाफ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -हाफ dy/dx आ जाएगा. e⁻x का डेरिवेटिव तो ही रहेगा 2 कांस्टेंट उड़ जाएगा. अब ये 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई e⁻x से. अच्छा, y की पावर -हाफ का मतलब क्या है, y की पावर 1/2. 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, उधर जाके मल्टीप्लाई. ये हमारे पास फाइनल dy/dx आ गया मेरे भाई. अब ये भी अच्छा सवाल दिया है, e² का क्यूब प्लस b² c³. तो 2 3 सा कितना होता है, 6. यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पावर ऐड होंगी. 2 + 3 कितनी हो जाएगी, 5. यानी a की पावर 6 प्लस b की पावर 5. ये सिंपल अलजबरा का सवाल था मेरे भाई. ठीक है, ये भी हो गया. सवाल है cos 20 - sin 10 sin 20. तो इसका फार्मूला होता है cos α cos β - sin α sin β, जो कि बराबर होता है cos α प्लस बीटा के. अल्फ़ा 10 है, बीटा 20 है. 10 + 20 cos 30. और cos 30 भाई सबको पता है √3/2 होता है. ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा. यहाँ भी बड़ा अच्छा सवाल है, sec x 10, ये यहाँ भी 3x हो गया. ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए. देखो, क्या sec का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है. 3 की कमी है, तो अगर यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 1/3 भी लगेगा. जब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो सिंपल सी बात है, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है sec 3x का. अपॉन में 3 आएगा क्योंकि एंगल 3 है, प्लस c. ये भी हो गया. तो भाई देखो, NED का जो भी सवाल आते हैं इतना ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक्स का इस्तेमाल है, और बाकी फिर तो क्वेश्चन बहुत है. हिस्ट्री फिज़िक्स की मैंने अपलोड पहले ही कर दी थी. अब ये मैथ्स की वीडियो है कंप्लीट. ठीक है, जो आज मैथ्स के क्वेश्चन आए ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर इसमें मौजूद हैं. ठीक है, आज के, और इंशाल्लाह करता रहूँगा जैसे जैसे क्वेश्चन मेरे पास आते रहे. देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है. 2 + 5 आयोटा डिवाइड बाय 1 - आयोटा बराबर है x + y आयोटा के. तो a, b डिवाइड c, d. जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो देखो फार्मूला होता है ac + bd डिवाइड बाय c² + d², bc - ad डिवाइड बाय c² + d². a बराबर है 2 के, b 5 के, c 1 के, d -1 के. हम ये करेंगे, सारी वैल्यूज़ फार्मूले में पुट कर देंगे. देखो, सबसे पहले क्या है फार्मूले में, ac 2 × 1 = 2 प्लस bd 5 को -1 से किया -5. याद रहे, अब आयोटा नहीं आता, b खाली 5 होगा, d -1 होगा. ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है. और c का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर. फिर यहाँ 5 × 1 = 5, bc -ad. a जो है ऑफ कोर्स वो 2 है, d -1 है. तो यहाँ ऊपर 2 - 5 - 3 बचा, नीचे तो 2 आ रहा है दोनों बार. ठीक है, c² + d² सेम ही आएगा. फिर 5 × 1 = 5, -1 को 2 से किया 7, -3, 2 7, 2. ये आ गई आपकी x और y की वैल्यूज़, और ये आपके गए हैं बच्चों आंसर. ठीक है, दोनों आंसर. वेरी बड़ा अच्छा सवाल है. इफ़ 3x² + px + 7 = 0 हैज़ रेल रूट देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p is. ऑप्शन में 9, 10, 84 एंड समथिंग. तो यह हो जाएगा 3x² + px + 7 = 0. डिस्क्रिमिनेंट होगा p² - 4ac > 0. ठीक है, तो p की जगह p² -4, a की जगह 3, b की जगह 7.
4 3 सा 12, 12 7 सा 84। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर दैन 84। अब ग्रेटर दैन 84 अगर बी स्क्वायर है तो देखो बी क्या होगा? 9 पॉइंट समथिंग, क्योंकि हमें पता है कि 81 किसका स्क्वायर होता है? 9 का, और 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो वैल्यू बिटवीन 9 एंड 10 है दी। लेकिन यहाँ जो बात इन्होंने की थी कि रेल रूट देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि 9 पॉइंट समथिंग से बड़ा, और 9 से जस्ट बड़ा एक ही नंबर है, और वो क्या होता है? 10। तो आंसर हो जाएगा 10। देखिए लिमिट π/2 0 cos 4x है, तो हम क्या करेंगे? cos 4x का जब इंटीग्रेशन करेंगे sin 4x अपॉन 4 हो जाएगा, π/2 और 0 वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ये 1/4 बाहर ले लो, पहले अपर लिमिट x की जगह π/2, फिर लोअर लिमिट। अब sin 0 तो 0 होता है उसको आप छेड़ो ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें एक बड़ी अहम होती है, यहाँ पे आ गया 2π। 2π का मतलब क्या है? sin 360, बल्कि ये भी 0 ही हो गया भाई। 2π का मतलब क्या है? 360 यानी sin 360 भी कितना होता है भाई? 0, ठीक है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? देखो एक बात सुनो ना, साइन 91 होता है, साइन 270 -1 होता है, साइन 0, साइन 180, साइन 360 ये हमेशा क्या होते हैं? 0। 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आना है, फाइनल आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। लिमिट 1 और 0 x³ 5e⁻7 - 4x⁻6। वेल डेयर, सीधी सादी बात है। जब भी एक्सपोनेंशियल का सवाल हो, जो भी एक्सपोनेंशियल में इसका डेरिवेटिव लो, 7 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 6 यहाँ गिर जाएगा, 24 और पावर रह जाएगी x5 -24 x5। मैं क्या करूँगा? -24 x5 से डिवाइड कर दूँगा। वेल ये x5 एक दूसरे को मार डालेंगे, हमारे पास बच जाएगा e⁻7 - 4x6 अपॉन -24। -1/24 को अलग कर दो ज़रा। अब देखो दो लिमिट है हमारी, एक 1 एक 0। पहले x या 1 रखो, 1⁻6 1 ही होता है, यहाँ 4 बचा, 7 - 4 e³ आ गया। और जब यहाँ 0 पुट करोगे तो ये तो सारा 0 हो गया, e⁻7 आ गया। अब देख लो आंसर इसी फॉर्म में तो सही है। हो सकता है एग्जामिनर ये कर ले कि माइनस कॉमन ले ले और e⁻7 - e³ अपॉन 24 कर दे, ये भी तो कर सकते हैं ना, कौन सा मुश्किल काम है? e⁻7 - e³ अपॉन 24। तो ये आप ऑप्शन में देख लीजिएगा किस फॉर्म में दिया है। असल काम जो करना था वो हमने यहाँ पे कर दिया बच्चों। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। इन GP T3 = 9/4 और T5 = 81/4। यार देखो जब भी ऐसा सवाल आएगा मैं देखूँगा ये बेस और पावर क्या क्या खेल है। 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ कुछ सिचुएशन है 3/2 का स्क्वायर की। और T5 दिया है 81/16। 81 होता है 3⁴ और 16 होता है 2⁴, यानी देखो यहाँ भी वही चल रहा है 3/2⁴। तो यार देखो T3 में पावर 2 आ रही है और सेम रेशो T3 और T5 का, बस फर्क ये कि T5 में पावर कितनी है 4। टर्म 3 पावर 2, टर्म 5 पावर 4। जब भी ऐसा होगा आंख बंद करके यकीन रखो A1 होगा और कॉमन रेशो R क्या होगा, यही जो है, यानी 3/2 इस जो। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है। ln x² + x डेरिवेटिव, पहले तो ln में चीज़ अपॉन में चली जाएगी, फिर x² + x का डेरिवेटिव लेंगे 2x + 1 अपॉन x² + x। 2 - cos 2x - sin 2x निकालना है जब x 45 है। 45 2 × 90 या cos 90, 45 2 × 90, cos 90 0 होता है, sin 90 1, 2 - 1 1 आ जाएगा। यहाँ देखें sin x f(x) sin x है तो f'(x) cos x हो जाएगा, फिर cos x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये फाइनल आंसर -sin x हो जाएगा। यहाँ y 6x² दिया है, 1, -1 पे स्लोप चाहिए, पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लो 12x, फिर x की जगह 1 पुट कर दो, 12 1 12, ठीक है, स्लोप निकाल लिया। सेंटर ऑफ सर्कल पूछ रहे हैं तो x की कोशेंट को -2 से डिवाइड किया 3, y की कोशेंट को -2 से डिवाइड किया -4, ये आंसर आ गया। Tn 1/3 1/2/3 3 4n - 3 होगी इसकी Tn टर्म, 4n + 3 या 1/3 4n - 3। तो तरीका ये होता है पहले n 1 रखो, ऑप्शन से चेक करो,
जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो देखो 4 1 ज़ा 4 4 माइनस 3 1/3 एंड 2 रखने से 4 2 ज़ा 8 8 माइनस 3 5/3 जो कि 1/2/3 आता है। जब 3 रखोगे 4 3 ज़ा 12 माइनस 3 9/3 जो 3 आता है। तो जनाब करेक्ट आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाए। देखिए लिमिट x टेंस टू π/2 यानी 90 डिग्री cos x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यार कुछ लोगों को क्या बोलूँ भाई, π/2 cos 90 क्या होता है 0। जब ऊपर 0 हो और नीचे 0 ना हो तो बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 0। कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक ढूंढने बैठ जाते हैं। 1 + ओमेगा स्क्वायर सम इनका 0 होता है। cos α/2 का फार्मूला s माइनस है अपॉन BC और आयोटा क्यूब होता है -1। और ये सवाल जनाब जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जनाब a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b का क्यूब। अब आप बोलोगे सर a क्या है, a हो गया x+2 और b हमारा भाई 1 होगा ना, 1 तो कहीं भी लगा सकते हैं यहाँ भी, 1 का स्क्वायर भी और 1 का क्यूब भी। तो a माइनस b का क्यूब हो जाएगा हमारा यहाँ x+2 माइनस 1 का क्यूब, यानी कि x+1 का क्यूब। यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। ax² माइनस lx प्लस mn इक्वल टू 0 सम ऑफ रूट्स पूछ रहे हैं। सम ऑफ रूट्स होता है बच्चों -b/a, माइनस फार्मूले का b की जगह -l और a की जगह a, तो ये हो जाएगा l/a। अब ये आपका 3a fx dx अगर 5 के बराबर है देन 3f ऑफ x ऑफ dx। तो देखो ये f ऑफ x dx की वैल्यू जब लिमिट 3 और 1 है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं 5 है, तो आंसर हो जाएगा 3 5 ज़ा 15। 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 पूछा है, ये बहुत आता है सवाल। तो देखो 1 प्लस cos x अपॉन 2 cos स्क्वायर x होता है, और यहाँ एंगल 2 की जगह हम 4 कर रहे हैं तो यहाँ भी डबल हो जाएगा। 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। इसी तरह यहाँ देखो 2x ये दिया हुआ है x² + 1, x² + 1 का इंटीग्रेशन ही 2x होता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा ln x² + 1। इसी तरह ln x dx बड़ा अहम रिजल्ट है, x ln x माइनस x प्लस c। अब बच्चों सेंट्रिसिटी 3/2 दी है, कह रहे कौन सा कोनिक होगा, सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला। तो याद रखो एसेंट्रिसिटी जब 1 से ग्रेटर होती है तो हाइपरबोला होता है। देखो बच्चों जीपी में सेकंड टर्म 6 है, फिफ्थ टर्म 48 है, तो r³ क्या होता है, 48 को 6 से डिवाइड कर लो, r³ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और r हो जाएगा 2। S10 सम ऑफ 10 टर्म चाहिए। जीपी का फार्मूला सम का a r⁻n - 1 अपॉन r-1 जब r ग्रेटर देन 1 हो, तो ऑफकोर्स a3 आ जाएगा, 2⁻10 - 1 9 और 2⁻9 10 - 1। तो भाई ये इसमें ख्याल रखिएगा, पहले 2⁻10 निकालेंगे हम, 1024 होती है, 1 माइनस किया 1023, 1023 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3069। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह कभी सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेटर से फर्स्ट कैलकुलेशन होती है। अब देखो √x + 1/√x का स्क्वायर की इंटीग्रेशन, पहले तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला a² + b² + 2ab, x का इंटीग्रेशन x² 1/x का ln x + 2 का + 2x। और यहाँ इसको ओपन करना है भाई, ओपन कर लेना डिटर्मिनेंट को 1 s बराबर है 2 की पावर a के, कह रहे हैं 2a की पावर a + 3 क्या होगा, तो 2a की पावर +3 का मतलब है 3 को अलग कर लें, बेसिस सेम पावर सेम है ना, बेस अलग, तो 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर a क्या माना हुआ था हमने x, तो इसका आंसर है 8x। ठीक है, आंसर इसका क्या था 8x। बड़ा आसान है, 2 का क्यूब 8 और 8 है। sec 3x cos 3x इंटीग्रेशन, ये बच्चे पता नहीं क्या क्या करने बैठे जाते हैं। अबे भाई रेसिप्रोकल है, कट जाएगा 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x + c। प्रोबेबिलिटी नो s आने की, आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई 4/52, यानी कि 1/13। तो ना आने की क्या होगी, 1 में से 1/13 माइनस कर दो, सिंपल 12/13। n + 1 का वेक्टोरियल अपॉन n - 1 का वेक्टोरियल। तो देखो इसको ओपन करेंगे, n + 1 × n - 1 का वेक्टोरियल और नीचे n - 1 का वेक्टोरियल, कैंसिल हो गया, n × n + 1 n² + n।
कौन सा लॉ है जो कन्वर्ट होता है पैथागोरस थ्योरम में? तो लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन है जो कि बच्चों पैथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ देखो x² - y² (9 = 1) है। फोकाई हाइपरबोला के निकालने हैं। पहले तो देखो नॉर्मल हाइपरबोला है क्योंकि x² पॉजिटिव है, तो हाइपरबोला में c² निकलता है a² + b², 16 + 9 25। और अगर नॉर्मल हाइपरबोला हो तो उसमें फोकाई होता है ±c,0। अगर c² 25 है तो बच्चों c क्या होगा? 5 ±5, जो बड़ा अच्छा सवाल है। 3 + x⁴ x³ का कोएफिशिएंट चाहिए। देखो अगर x³ चाहिए तो जो दूसरा रिमेनिंग है इस पे पावर कितनी होगी? 7 - 3 यानी 4। और हम ले लेंगे 7 का कम्बिनेशन 3 से क्योंकि x³ चाहिए। 7 का कम्बिनेशन आ जाएगा 35, 3 की और 4 81, x³ का कोएफिशिएंट चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं 2835। ठीक है जी। अब मेरी जैसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टाइम चाहिए होता है भाई। अब x + 10 x - 2 x - 10 GP में आपसे कह रहे हैं x निकालें और सम ऑफ इन्फिनिटी। सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला होता है S = a/1 - r। तो देखो इसका तरीका होता है GP में सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर होती है थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के, ये आता है कॉमन रेशो r, और ये होती है फर्स्ट टर्म। तो ax + 10 x - 2 और फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म x - 10 x - 2। देखो इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ से आएगी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 26 आ गई तो 26 + 10 36 हमारा a हो गया। 26 - 2 सेकेंड टर्म 24 आ गई। 24/36 r2/3 आ गया। r2/3 और a36 रख के आपका टर्म इन्फिनिटी भी आ जाएगी 108। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 3x² + 4x + 2 = 0, कह रहे हैं प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट में होता है ये कांस्टेंट का क्वेश्चन जो कि 2 है हमारा, और x² का क्वेश्चन जो कि 3 है। आंसर 2/3। ठीक है। 9 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x/3 + c। फिर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। डी मोइवरेस थ्योरम होता है। a अगर -a ट्रांसपोज के बराबर है तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 तो हम कहेंगे कि x × ln x डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और इंटीग्रेशन f'(x/f(x), ये क्या हो जाएगा? ln f(x) + c। रेड किंग जो है कितने होंगे? तो देखो टोटल 52 कार्ड्स में से 4 वैसे होते किंग। रेड किंग से 2 हो जाएंगे, 2/52 1/26। AP GP और HP में अगर रिलेशन है तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ये अरिथमेटिक और हार्मोनिक की भी मीन होती है, यानी G² = AH। cos x की रेंज -1, 1। मैट्रिक्स है 1 1 1 AX C B B X, तो ये x बराबर हो जाएगा A, B के। x की वैल्यू चाहिए, डिटर्मिनेंट ओपन करो और फाइनली x की वैल्यू आ जाएगी A, 2 क्वेश्चन हैं और दोनों में फ़र्क ध्यान में रखना है। एक में √1 - cos a अपॉन 1 + cos a xy के बराबर दिया था और tan a चाहिए था, तो यहाँ आंसर है 2xy y² - x²। अगले सवाल में 1 + cos a अपॉन √1 - cos a बराबर दिया था x/y के, तो यहाँ tan a का आंसर ये होगा 2xy x² - y²। ये वाला मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, इसमें देख लीजिए भाई। अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये बन गया sin θ/2 का फार्मूला है cos θ/2 का जो कि tan θ/2 होता। मौजूदा कोर्स में तो हम a ले रहे हैं तो tan a/2 हम कहेंगे xy के बराबर है। आप बोलोगे सर tan a का क्या फ़ायदा, tan a/2 का क्या फ़ायदा, हमें तो tan a चाहिए। अरे बता रहा हूँ ना, tan 2a बराबर होता है 2 tan a 1 - tan a² a के। तो जब tan 2a की जगह tan a होगा तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा 2 tan a/2, a/2 यानी xy, 1 - tan a/2 का स्क्वायर यानी x/y का स्क्वायर। अब देखो ये तो ऊपर 2xy हो गया, ये LCM लो, y² - x² y²। ये y² बिल्कुल ऊपर जाएगा और y² और ये y कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2xy, नीचे y² - x²। ये आंसर कब आएगा? जब देखो ऊपर 1 - cos a और नीचे 1 + cos a।
और बिल्कुल उल्टा आंसर आएगा अगर यहाँ ऊपर 1 प्लस कॉस है और नीचे 1 माइनस कॉस है, तो आंसर ए की पावर k प्लस 1 अगर ए के बराबर है तो मैट्रिक्स कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। टू डाइस हैविंग सेम फेसेस, ये मैंने बहुत कराया था। टू डाइस हैव सेम फेसेस या हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज 0 का आंसर हमेशा क्या होगा 1/6, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। टोटल 6 होते हैं, 36 से डिवाइड करेंगे 1/6। 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर। cos 3x का सोल्यूशन, तो देखो भाई cos इनवर्स या cos आर्क एक ही बात है, आर cos का मतलब इनवर्स होता है, आर cos हाफ, और ये वाला 3 है तो x चाहिए ना, तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। फाइनल आंसर 1/3 आर cos 1/2। आर का मतलब याद रखो क्या होता है, इनवर्स होता है, जहन में रखो। ये इंटीग्रेशन के मैंने जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूले थे उन्हीं में से है, dx ax प्लस बी 1/a ln ax प्लस बी। ये जो x का कोफिशिएंट है यहाँ अपॉन में आ जाएगा। ये सवाल e की पावर x प्लस 1 अपॉन ई एक्स माइनस 1, तो यू ओवर v का फार्मूला लगेगा -2 e की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ देखो बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे हम। इससे पहले इसको बना देंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में जो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है वो इसको ऑफ कोर्स कैंसिल कर देगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1, तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी हमारे शॉर्ट ट्रिक फार्मूले में से था। ln x अपॉन x किसके इक्वल होता है 0 के, जो मैंने लिखवाए थे। और e की पावर 10x आगे इसका डेरिवेटिव दिया हुआ, फंक्शन e की पावर में और आगे उसका डेरिवेटिव हो, तो आंसर वही e फंक्शन होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 10x प्लस। देखिए बड़ा अच्छा है, लेट a इक्वल टू पूरा मैट्रिक्स दिया है, इफ़ a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 12 एंड मैट्रिक्स b इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a देन b डिटर्मिनेंट। तो एक ट्रिक हमेशा रखो, अगर किसी दो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 12 है और मैट्रिक्स बी कह रहे हैं वो ट्रांसपोज है ए का, तो बी का डिटर्मिनेंट भी वही होगा जो ए का डिटर्मिनेंट है। क्या है भाई, ए का डिटर्मिनेंट 12, तो बी का भी क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करना है 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। पहले तो अगर एलसीएम लें तो ये जी 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये आएगा। और ऊपर जो है 1 माइनस साइन एक्स प्लस 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 2/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी 2/cos कॉस स्क्वायर एक्स यानी 2 सेक स्क्वायर एक्स इज़ योर आंसर। और बच्चों यही आपका आंसर है। 2 रेड 4 येलो 3 ब्लू बॉल हैं, रेड बॉल आने की प्रॉबिलिटी तो ऑफकोर्स 2 ऊपर आएगा। एक बॉल सेलेक्ट करनी है अगर, तो 2 4 और 3 टोटल 9 बॉल्स 2/9। इक्वेशन बनानी है जिसके रूट -4 और 7 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है -4 और 7 का मतलब है -3x बल्कि +3x और -3 आएगा ना, क्या माइनस सम एक्स है, तो -4 + 7 3 आया और फिर -3, फिर प्रोडक्ट इनकी हो जाएगी -28 इक्वल टू 0। ठीक है जी। और कह रहे हैं कि इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इमेजनरी किस कंडीशन में होगी। तो इमेजनरी तब होती है जब h स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 और इक्वल टू 0, तो क्या होगी इक्वल ग्रेटर देन 0, तो रेल इमेजनरी पूछिए तो लेस देन। कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इज 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर इक्वल टू 144। द एसेंट्रिसिटी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई विल बी। अब देखो बड़ी दिलचस्प बात है कि पहले 144 से क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। चूँकि एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब है नॉर्मल हाइपरबोला है। अब ए स्क्वायर आपका हो गया 16, बी स्क्वायर हो गया आपका 9, सी स्क्वायर बराबर किसके होता है
हाँ जी, दो बातें, एलिप्स कर रहे हैं या आप हाइपरबोला कर रहे हैं। एलिप्स के अंदर सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं बल्कि प्लस के। एलिप्स में माइनस होता है और हाइपरबोला में प्लस होता है। सो 9 + 16 25 का रूट 5 एंड ऑफ कोर्स प्लस माइनस सी कॉमा 0, तो ये ±5 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दोबारा 144 से डिवाइड करो, y² / 9 - x² / 16 = 1। अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है क्योंकि x नेगेटिव है, ठीक है। x के नीचे भाई a² ही होता है और इसके नीचे b² ही होता है। आपसे फोकाई की बात हो रही है, फिर वही a² b² एडअप होंगे, लेकिन अब जो है फोकाई वो 0, ±c होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज़ योर आंसर। क्योंकि नॉर्मल नहीं, कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, कैसे पता चला, x नेगेटिव। द इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल x² + y² + 8x - 4y - 9 = 0 ऑन द एक्सिस r। अब जनाब देखें, बात ये होती है कि x इंटरसेप्ट का फार्मूला होता है 2g² - c, y इंटरसेप्ट का होता है 2f² - c, ठीक है। और इशू क्या होता है कि देखो 2g = 8 के तो g = 4 के, 2f = -4 के तो f = -2 के, और c हो गया -9, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ इधर पुट कर देंगे। x इंटरसेप्ट के लिए 2g² - c, तो 4 का स्क्वायर 16 + 9 25, जिसका रूट 5, 5 × 2 = 10। ये x इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट कैसे आएगा, 2f² - c, f2 है, -2 का स्क्वायर 4 + 9 √13 2, यानी 2√13। x इंटरसेप्ट 10 और y इंटरसेप्ट 2√13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए सवाल दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 16x + 1 का स्क्वायर - 8y - 3 का स्क्वायर = 16, द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रिक्स विल बी। तो ये कंपेयर करेंगे, x - h का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर -y - k का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर = 1। चूँकि ये नॉर्मल हाइपरबोला है, y नेगेटिव है, a² 1 b² 2, तो c² होता है a² + b² यानी 3। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज हमारी क्या होगी भाई, ±ae + h। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं ±a² / c + h। तो a का स्क्वायर 1 और ये √3 हो जाएगा प्लस h। अब भाई -h 1 के बराबर है तो h -1 के हो जाएगा। ये -1 चाहो तो इधर लाके +1 कर लो, ये आंसर हमारा आ जाएगा भाई। अब देखिए कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 2x² - y² = 10, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोकाई विल बी। पहले तो 10 से डिवाइड कर दें, x² / 5 - y² / 10 = 1 आ जाएगा। नॉर्मल हाइपरबोला है क्योंकि x पॉजिटिव है। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो a² बल्कि 5 है और b² 10 है। खैर c² चूँकि सम होता है तो 10 + 5 15 हो जाएगा, 15 का रूट यानी c √15 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन 2 फोकाई होता है 2c, तो √15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2√15, आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बच्चों अगला इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 16x² - 25y² = 400। 400 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, x² / 25 - y² / 16 = 1। आपसे कह रहे हैं लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस। देखो नॉर्मल हाइपरबोला जब हो यानी x पॉजिटिव, तो लेंथ ऑफ हाइपरबोला होती है 2a। a² अगर 25 है तो a 5 होगा, 5 × 2 = 10, आंसर हो जाएगा 10। अहम टॉपिक होता है सर्कल। अब सर्कल में भी एक सर्कल वो होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। ओरिजिन यानी 0, 0, ये हमें अच्छी तरह पता है, y एक्सिस ये होता है x एक्सिस। और जब सर्कल का ओरिजिन 0 हो तो सर्कल की इक्वेशन होती है x² + y² = r²। r से मुराद रेडियस। अगर हमें ये r² बताओ तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, यानी बहुत आसान है क्योंकि फार्मूला होता है πr²। अब सवाल इस जब में आया था, इस सर्कल इन अ xy प्लेन हैज़ एन इक्वेशन x² + y² = 16। वाओ, मसला हल हो गया।
इसी टाइप की इक्वेशन है, यानी सेंटर ओरिजिन पे पूछा नहीं है हमें, तो सर एरिया पूछा है, आर स्क्वायर आ गया। तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, आंसर हो जाएगा 16 पाई। लेकिन भाई कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ना हो, यहाँ कहीं हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फिर होती है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो जैसे कि अगला सवाल है, सर्कल इन अ एक्स वाई प्लेन हैज़ एन इक्वेशन। देखते ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है इक्वेशन कि भाई ये ओरिजिन पे है या ओरिजिन पे नहीं है। जैसा कि ओरिजिन पे नहीं है सेंटर, क्योंकि ओरिजिन पे सेंटर होगा तो इस तरह की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाली। अब अगर हम कंपेयर करें तो देखो एच बराबर 3 के हो गया, और क्योंकि देखो बेसिकली माइनस एच इक्वल टू -3, तो एच बराबर 3 के हो गया, ठीक है। और माइनस के अगर 4 के बराबर है तो के खुद किसके बराबर हो जाएगा, -4 के। याद रहे जब हम कंपेयर करते हैं ये एक्स ये के, तो ये हमारे पास एच और के आ गए। एच और के क्या होते हैं, हमेशा रखो सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सेंटर ऑफ सर्कल आ गया इसका 3, अल्लाह ताला आपको सारे सॉल्व करवाऊँगा पेपर, और डेली का ये सिलसिला रहेगा भाई। 8 जुलाई को भी ये जो पेपर हुआ है आज, ठीक है, फिज़िक्स के सारे क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आपको अब इसकी वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। केमिस्ट्री में हर सब्जेक्ट की इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल अमीन एजुकेशन पे मिलेगी। देखिए ये सवाल भी आया है पेपर में, व्हेन वेव इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट द फेज चेंज विल बी इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर है 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, 180 डिग्री या पाई रेडियन। व्हेन अ वेव इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट द फेज चेंज विल बी इक्वल टू 180। देखिए जी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। साउंड ट्रेवल एट 330 मीटर पर सेकेंड इन एन एयर। इफ़ अ नोट ऑफ 150 हर्ट्ज इज स्ट्रक ऑन अ पियानो, द वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव इज, तो वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, यानी 330 डिवाइड बाई 150, फाइनल आंसर 2.2 मीटर। तो बहुत सिंपल सी बात है, वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ आ जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल है। वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अंडर अ सर्टेन टेंशन प्रोड्यूस 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड व्हेन टेंशन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। टेंशन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स का मतलब क्या है, 4 का रूट जो कि होता है डबल, टेंशन डबल। टेंशन डबल होने का मतलब है, देखो पास सिंपल सी बात है, फ्रीक्वेंसी की रिलेशन टेंशन से होती है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। यहाँ कह रहे हैं टेंशन 4 टाइम बढ़ी है, तो 4 का रूट फ्रीक्वेंसी कितने टाइम बढ़ेगी, 2 टाइम्स, डबल हो जाएगी। अभी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है भाई, 100, तो 100 को क्या करें, मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2 से। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 200। फिर देख लो, वाइब्रेटरी स्ट्रिंग अंडर अ सर्टेन टेंशन प्रोड्यूस 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी ये फ्रीक्वेंसी होगी इसकी। फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो 4 का रूट क्या होता है भाई, 2, ट्वाइस हो जाएंगी। हाँ अगर टेंशन 9 टाइम्स होता तो 9 का रूट 3, 100 3 का 300 हो जाती। ये टेंशन 16 टाइम होता तो 4 टाइम बढ़ जाती, 25 होता तो 5 टाइम बढ़ जाती। देखिए बड़ा अच्छा सवाल था, सबसे अच्छा क्वेश्चन 2022 के टेस्ट का। 1 kg स्टोन फॉलिंग फ्रॉम 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी। एक ऑप्शन है 34.14, 24.14, 14.14। देखो एक बात सुनो, जब भी फ्री फॉल मोशन हो और इनिशियल वेलोसिटी 0, ये फार्मूला होता है VF स्क्वायर इक्वल टू 2GS। अब यहाँ पे देखो तो 2 इंटू 9.8 इंटू 10, 196, VF स्क्वायर 196 किसका स्क्वायर होता है भाई, 14 का होता है। तो इन ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो 14 के करीब है, 14 पॉइंट। तो ये बड़ी अच्छी MCQs है। इन स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर। तो देखो नॉट पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर होगा मास ऑफ स्फीयर। फिर व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग देन अल्फा एंड ओमेगा विल बी, तो करेक्ट आंसर है पैरेलल। ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो दोनों की रिलेशन क्या होगी, पैरेलल। वेरी वेरी ये बड़ा अच्छा है। टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर इज, बात मिरर की हो रही है, तो करेक्ट आंसर है लैम्डा बाय 2। टू इंटरचेंज द फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैम्डा बाय 4। ठीक है जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एट एक्सट्रीम पोजीशन पूछा है,
काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। फिर पूछा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन के दरमियान में एंगल तो होता है थीटा 90, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑब्स्टिकल जो होता है और जो बेंडिंग ऑफ लाइट कर देता है फिनोमेना डायफ्रैक्शन। और उसमें अगर फाइनाइट डिस्टेंस हो तो फ्रेस्नेल, इनफाइनाइट हो तो फ्रेनहोफर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पूछा था रेडियन। फिर ये न्यूमेरिकल है 4 से 4i माइनस 2j और ये 3i प्लस 4j। देखो डॉट प्रोडक्ट वाली बात है, ठीक है, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट की बात है यहाँ। 4 3 12 मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, -2 × 4 -8 यानी ये 4 जूल्स आ जाएगा। रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब किलोवाट आवर पे दो तरह से एमसीक्यूज आई थी। एक तो आया था किसका यूनिट है, एक बार एनर्जी और वर्डन का, ठीक है, बोथ ए एंड बी। और एक बार आया था किलोवाट यूनिट इज नॉट द यूनिट ऑफ किलोवाट आवर, तो ऑफकोर्स पावर का नहीं था, बाकी ऑप्शन एनर्जी और वर्क ही थे। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए, मास 4 टाइम्स कम हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो ये स्क्वायर हो गए, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 टाइम्स कम हो गए, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा, रिमेन्स द सेम। पहला सवाल फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की प्रोडक्ट क्या होती है, तो याद रखो हमेशा 1 होती है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की प्रोडक्ट क्या होगी, 1 होगी। ब्रेक्स लॉ की स्टेटमेंट 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। डायफ्रैक्शन की रेटिंग में 2 नहीं आता और d वहाँ डायफ्रैक्शन की रेटिंग होता है। समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 का मतलब है कि बॉडी मूविंग है या इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम, और ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। अब देखो एक सवाल आया था सिंपल पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से। उसमें ये था कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरह था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इन पूछा ml स्क्वायर t माइनस 2 किसकी डायमेंशन है, काइनेटिक एनर्जी की, वर्क की, एनर्जी की, तो ऑल ऑफ दैम। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला है f0/f। फिर पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का फार्मूला, तो ये बहुत डिटेल में हमने किया था, a.b डिवाइड बाय v का मैग्नीट्यूड। फिर फोर्स और टाइम इंटरवल की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है जी, इम्पल्स के इक्वल होती है। फिर पूछा है फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। अच्छा जी, अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है टॉर्क का समेशन 0 है। फिर फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला हम देख चुके हैं, लैम्डा L/d। कह रहे हैं अगर d डिक्रीज होगा तो फ्रिंज स्पेसिंग ऑफ कोर्स इंक्रीज होगी यार। देखो ना, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो वैल्यू क्या होती है, हमेशा इंक्रीज होती है, जहन में रखना है। बड़ा अच्छा सवाल है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एट 30 डिग्री, द एक्सेलरेशन है। अब मेजॉरिटी तो डाटा देख के परेशान हो जाती है कि करना क्या है। और भाई इंक्लाइन प्लेन का जब भी सवाल आता है हमें ये करना होता है, a = g sin थीटा, और थीटा 30 है, साइन 30 कितना होता है, हाफ 9.8 का हाफ। 9.8 का हाफ क्या होता है, 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल या फाइनल स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ देखो 600 न्यूटन रन्स हिल्स 4 मीटर हाई इन 3 सेकेंड, फाइंड पावर। तो जनाब पावर का एक मेरा ट्रिकी फार्मूला होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय टाइम। ये 600 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3 काटा, 200 मल्टीप्लाई बाय 4 800। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 800। देखिए कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन, इसकी डायमेंशन बहुत पूछी है, m-1 L-3 T-2। और एक शिफ्ट में पूछा था कि डिस्कवर किसने किया था, कैवेंडिश ने। एक शिफ्ट में पूछा था कैवेंडिश ने डिस्कवर किस ईयर में किया था, 1798 में। तो कैपिटल G में NED में 3 सवाल इसी साल आए। कह रहे हैं पावर 0 कब होगी, जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल क्या होगा। तो देखो पावर का फार्मूला होता है v.f, तो ऑफकोर्स थीटा 90 डिग्री पे 0 हो जाएगी। अब एक अच्छा न्यूमेरिकल आया है कि s अगर 2 आ रहा है तो थीटा क्या होगा, तो फार्मूला होता है s = r थीटा वेयर थीटा इन रेडियन। तो यहाँ 2 आ रहा है, r उधर जाके डिवाइड, थीटा आ गया 2 रेडियन। ऑप्शन में 2 रेडियन था ही नहीं बल्कि 114 डिग्री था, क्योंकि एक रेडियन 57.3 डिग्री होता है, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 114 डिग्री।
फिर एक बड़ा अच्छा सवाल था कॉन्सेप्चुअल कि जुपिटर का एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से ज़्यादा होता है 2.63 में, तो बताइए मास वहाँ पे क्या होगा? तो मास ऑफ कोर्स सेम होगा, मास में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, वेट पे पड़ता है। अब वेट पूछा जाता तो जितना जुपिटर पे वेट है अर्थ पे वेट उससे 2.63 टाइम कम हो जाएगा, और जितना अर्थ पे वेट है जुपिटर पे 2.63 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर पूछा था कि किसी इंसान का वेट जो है वो अर्थ पे 600 न्यूटन है, मून पे क्या हो जाएगा? तो वेट तो चेंज होता है, कितने हिसाब से चेंज होगा? 6 टाइम कम हो जाएगा। मून पे हमेशा 6 टाइम कम हो जाएगा, 600 को 6 से डिवाइड करें 100 न्यूटन। फिर पूछे वॉट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है? क्या लाउडनेस का, क्या इंटेंसिटी का? तो भाई दोनों का ही होता है। फिर सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन का करेक्ट फार्मूला है, मैंने सारी चीज़ बहुत डिटेल में कराई थी, v² अपॉन आर, 4π² r अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, r ओमेगा स्क्वायर। तो जनाब ये सारे के सारे भी होते हैं। वेलोसिटी जब डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलेरेशन भी क्या होता है? डिक्रीज़ होता है। डेसिबल यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टॉर्क होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, और ये भी बहुत डिटेल में पढ़ाया था टॉपिक कि लेंस अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज एफ। बड़ा अच्छा सवाल है एनईटी के पेपर का। ए 1500 kg व्हीकल यानी कार स्टार्ट विद रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, द फोर्स एक्टिंग बाय इट इज। तो VI 0 रेस्ट का मतलब है, VF 40, टाइम 10 सेकेंड है, ए निकलता है VF माइनस VI अपॉन टी, 40 माइनस 0 अपॉन 10, ये आ गया 4। अरे एक्सेलरेशन फोर्स आ गया तो फोर्स होती है F इक्वल टू ma। मास आपका 1500 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 6000 न्यूटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बड़ा है हमें, अंडर व्हाट कंडीशन विल द मीटर ब्रिज बी मोर सेंसिटिव? P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S, मेरा ख्याल यही वाली होगी, ठीक है। P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू S। और इफ़ 400 waves per second pass through a medium at a speed of 320 मीटर पर सेकेंड, द wavelength of this wave is। 320 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स कितना आएगा? 0.8। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 0.8 मीटर ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों। जी हाँ, 320 डिवाइड बाय 400, 0.8 मीटर। MCQs, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्लॉक इज, दिस इज फिक्स, क्या होती है जी? पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। देखिए कह रहे हैं ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन। ये सारे 2022 के जो मोस्ट रिपीटेड हैं, ठीक है, सारे अब एक साथ। फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला लैम्डा L अपॉन टी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से इक्वल होती है, लेसर या ग्रेटर। तो भाई याद रखो कोई भी माइक्रोस्कोप हो, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हमेशा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होती है। टॉर्क कह रहे हैं मैक्सिमम कब होगी? तो देखो R क्रॉस F फार्मूला होता है, और कॉस क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी हमेशा थीटा 90 पे मैक्सिमम होती है, तो आंसर होगा 90 डिग्री। फिर पूछा था विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम फार्मूला। तो देखो एंगुलर मोमेंटम वैसे तो MVR होता है, लेकिन एक और भी इसकी फॉर्म होती है, वो होती है MR² ओमेगा। तो इन्होंने MR² ओमेगा वाला ही ऑप्शन दिया हुआ था, तो वही हमारा करेक्ट है। अगर दोनों दिए होंगे तो बहुत ही भी हो जाएगा। फिर कह रहे हैं लाइट न्यूक्लियाई से हैवी न्यूक्लियाई में जो कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्यूजन। हैवी से लाइट फ्यूजन। फिर वर्डन मैक्सिमम कब होता है जी? कितने एंगल पे? तो थीटा 0 पे, क्योंकि हम कहते हैं F.D वर्डन इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 पे मैक्सिमम होती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ का फार्मूला पूछा था F0 प्लस FE। अब एक बात याद रखो, टेलीस्कोप कोई भी हो या F0 FE से बड़ा होता है। और मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये केमिस्ट्री का साल फिजिक्स में पूछ लिया था, तो जी ऑक्सीजन होता है। कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इनफाइनाइट होती है। फिर कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट F और TF के दरमियान में तो उसका इमेज क्या होगा? रेल एंड इन्वर्टेड। बहुत डिटेल में चार्ट बनाया था मैंने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों होता है फोर्स, और याद रखो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो तो फिर क्या होता है? टॉर्क होता है, ठीक है। PU का एटॉमिक मास 242,
नंबर दिया 94, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, 242 में से 94 माइनस कर लो, 148 हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला L/F0 1 + D/Fe। वहाँ याद रहे D से मुराद लीस्ट डिस्टिंग और डिस्टिंग्विशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ है Q0 + PE। और जनाब ये बड़ी अहम MCQs है जो बार बार आ रही है कि अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाफ कितनी डेप्थ में होती है, तो 1/2 RE में होती है। अगर मास और रेडियस दोनों अर्थ का हाफ हो जाए तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 19.6 हो जाएगा। अच्छा जी, अगर टू चार्जेस के दरमियान का रेडियस हाफ हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी? 4F हो जाएगी, 4F हो जाएगी। इसी तरह मास अगर 500 ग्राम में, ठीक है, V3I + 4J, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 6.25 जूल्स। फिर पूछ रहे हैं लाइट ईयर किस का यूनिट है? टाइम का यूनिट नहीं, डिस्टेंस का है, और इसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। किलोमीटर में दायरा पावर 12 रह जाएगी, जहन में रखें। बड़ी अच्छी MCQ है। टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 times विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्या होता है? लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T² या T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमें सीधी सादी बात है, हम क्या चाह रहे हैं भाई कि लेंथ को डबल कर दें। लेंथ को अगर डबल करेंगे तो T कितने टाइम्स बढ़ेगा? 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिर कह रहे हैं बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली रीचेस द ग्राउंड इन 2 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस। 2 सेकेंड में वो रीच हो गई ग्राउंड पे, पहला सेकेंड और दूसरा सेकेंड। तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा फ्री फॉल मोशन में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसने ट्वाइस ऑफ G तय किया होगा। ट्वाइस ऑफ G यानी 19.6 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा C हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों। तो सबसे पहले जो मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, जो आज केमिस्ट्री के सवाल आए 8 जुलाई 2023 को NED के। और बेटा मैथ्स इंग्लिश में तो तकरीबन सारा वही है जो पढ़ाया है हमने, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री, फिजिक्स भी, मैथ्स, इंग्लिश सब मैं आपको भेज रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आ गए, इनको देख लें। इंशाल्लाह ताला अगले शिफ्ट में भी पेपर ऑलमोस्ट इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। NED के टेस्ट में सवाल आया था कि वंडर वॉल फोर्स किस टाइप के क्रिस्टल में पाई जाती है? तो करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। पूछे H2S कौन सा एजेंट है? तो H2S स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बाद H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CH4 में पाई जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और विटामिन E का कॉमन नाम है टोकोफेरोल। विटामिन E का कॉमन नाम क्या है? टोकोफेरोल। और जनाब क्लास में भी इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस कराइए। नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C6H14 हेक्सेन में 5 होते हैं। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन अ वे, तो करेक्ट आंसर है इट इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। ऑप्शन बी बेंजीन शो सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बड़ा अच्छा है, गैलियम का ग्रुप क्या होता है? ग्रुप 3 है। यूरिया का केमिकल नेम कार्बामाइट। वंडरवॉल फोर्सेस कौन से टाइप के क्रिस्टल में होती है? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एटॉमिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, तो मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को मेटालिक, या उल्टा भी आ जाता है कि मेटालिक को इंटरस्टिशियल। वैसे इनका एक तीसरा नाम भी होता है नॉन स्टेचोमेट्रिक हाइड्राइड्स। B2 का नाम पूछा था, कॉमन नेम राइबोफ्लेविन, ऑप्शन में ही दिया हुआ था। वैसे एक लैक्टोफ्लेविन भी होता है, ध्यान में रखिएगा। किप्स ऑपरेटस किसके लिए यूज़ होता है? गैस, लिक्विड, सॉलिड, तो गैस। वैसे गैस में भी जो हमारे कोर्स में खास तौर पे H2S गैस। विटामिन बी का कॉमन नेम थायामाइन। विटामिन का बहुत ज़्यादा मैंने अलग से कराया है, ध्यान में रखिएगा। ETPA इथाइल डायमाइन टेट्राएसिटेट इज मल्टी डेंटेंट लीजन, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सीजियम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन। Na2CO3 किससे बनता है जी? सॉल्वेबल प्रोसेस से। गिरेगनॉल रिएजेंट क्या होता है? प्रोड्यूस करते हैं अल्केन। HCl बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
मीथेन गैस का एक नेम मार्च गैस, सुई गैस भी रहा है, ठीक है, नेचुरल गैस है क्योंकि देखो एवापोरेशन ऑफ वाटर इज क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। बहुत सारे ऑप्शन थे, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, और यहाँ है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक, कोवेलेंट या मेटालिक। तो करेक्ट आंसर है आयोनिक। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज ये भी पेपर की। बेंजीन शो सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर है डीलोकलाइज्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। फिर है मुस्लिम साइंटिस्ट ट्राई टू प्रिपेयर गोल्ड थ्रू अदर मेटल लाइक कॉपर, प्लाटिनियम एटसेट्रा बाय, तो करेक्ट आंसर है स्मेल्टिंग। देखिए विटामिन ए का कॉमन नेम रेटिनॉल, बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसकी कमी से। पाई बॉन्ड्स बेंजीन में पूछे थी। अच्छा देखो अब एक एक डिफरेंस समझो, बेंजीन पे बहुत एमसीक्यूज आई हैं। पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 3। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 6, डबल इसके। अच्छा टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 12 होते हैं बेंजीन में, जिनमें 6 कार्बन कार्बन सिग्मा होते हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखो। NaCO3 का बहुत पूछा है नाम, बेकिंग सोडा। केटोन्स और एल्डिहाइड बेसिकली क्या होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। लीजेंड्स किनको कहते हैं, लुईस बेस यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स को, दे आर लीजेंड्स। वेजिटेबल फाइनर क्या होता है जी, कॉटन होता है। डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 इक्वल टू डेल H, ये क्या है जी, हैसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। मीथानॉल का फार्मूला पूछा था CH3OH। देखो मीथानॉल को नेफ्था भी कहते हैं, कार्बोनल भी, वुड अल्कोहल, वुड स्प्रेट, वुड से बनता है। और पूछ रहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ kg। बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन V1 इक्वल टू V2। फिर 1 मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अल्कीन में कार्बन कार्बन क्या पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है जनाब। अल्केन में सिंगल, अल्काइन में ट्रिपल। इसमें देख लें एवापोरेशन ऑफ वाटर में दोनों ही बातें होनी चाहिए वैसे तो, स्पॉन्टेनियस भी एक्सोथर्मिक भी, तो ऑप्शन होना चाहिए B and C बेसिकली इसका। और क्या क्या एमसीक्यूज आई थी, आइसोमर्स पूछे थे, C6H14 के 5 होते हैं, ये मैंने बहुत अच्छी तरह याद करा है ट्रिक के साथ। 3A का मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट अल्मोनियम, वैसे भी ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे ज़्यादा है, तो ग्रुप 3A में तो यही हुआ। वो ग्रुप जिसकी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है लेकिन इनर्ट बिहेवियर होता है, तो ग्रुप 8A जिसको 0A भी कहते हैं, वहाँ 8A ऑप्शन दिया था। ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल्स का +1। हेमोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन। पिक्रिक एसिड का कॉमन नाम 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। हाइड्रोजन क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। RSH थायोअल्कोहल या मर्कप्टेंस। और वाटर सोलुबल विटामिन जो होता है विटामिन C। देखो B भी होता है लेकिन वहाँ जो ऑप्शन दिए थे अकॉर्डिंग टू देम कौन सा था, C था। अब वाटर सोलुबल नहीं, जो फैट सोलुबल होते हैं वो कौन से होते हैं, KEDA, कीड़ा याद रखते हैं लोग। और H वो होता है जो नाइदर वाटर नॉर फैट सोलुबल। और वाटर में दायरे BC दोनों होते हैं ऑप्शन में, क्योंकि बाकी KDA दिए थे तो C आंसर होता है। बड़ी अच्छी एमसीक्यू है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द इन अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज टेक पार्ट इन। कह रहे हैं क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ स्पेसीज टेक पार्ट इन इट। It can be obtained by adding all the exponent of concentration in rate expression. The order of reaction order of chemical reaction is always defined with the help of reactant concentration and not with the product. ठीक है जी, या ऑल ऑफ दिस, क्या जवाब होगा इसका? बिल्कुल। ये अच्छी एमसीक्यूज थी कि विच ऑफ फॉलोइंग है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। क्या सोडियम आर्गोन, नहीं जी, एक अल्कली मेटल है, एक नोबेल गैस है। क्या कैल्शियम कार्बन, नहीं जी। लिथियम पोटेशियम, बिल्कुल जनाब, दोनों अल्कली मेटल्स हैं। देखो प्रॉपर्टी कब मिलती है, या तो सेम ग्रुप हो या डायगोनली सेम हो। लिथियम हाइड्रोजन हीलियम पीरियड सेम है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो लिथियम और पोटेशियम। फिर कह रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन। तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन देता है,
1 डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। फिर पूछा था अगर अल्मोनियम में आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी हो तो कौन सा मेथड यूज़ होता है, बेयर, और SiO2 हो तो सरपेक। अच्छा, और अगर दोनों हो तो हॉल मेथड। ये भी रिपीट कर दूं क्योंकि उस वक्त एक साहब आए थे। NH4Cl में तीनों टाइप के बॉन्ड, सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है। बैकलाइट एक पॉलीमर है जो कि 2 मोनोमर फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, ठीक है जी। HCl पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, NaCl आयनिक बॉन्ड है। फॉर्मिक एसिड मिथानोइक एसिड का फार्मूला CH2O2। HCN का एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। और बफर एसिड हम कहते हैं कि भाई होता है वीक एसिड एंड इट्स, देखिए बफर सोल्यूशन इज, ये भी NAD का क्वेश्चन है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस ना जीना, वीक एसिड एंड वीक बेस ना जीना, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट, हाँ जी हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेट। कह रहे हैं फॉर्मिक एसिड यानी मिथानोइक एसिड का फार्मूला, तो CH2O2 इसका फार्मूला होता है। HCN का एडिशन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है बच्चों। HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। NH4Cl में आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों होते हैं। बैकलाइट मिक्सचर है फिनोल और फॉर्मेलाइट का। सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ठीक है जी। तो देखो बड़ा अच्छा था, द रिप्लेसमेंट ऑफ H+ बाय अदर ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड, यानी जो H+ का इजाफा होता है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। फिर फार्मूला पूछा है प्रोपानोइक एसिड जिसका कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड है। तो भाई 3 कार्बन का वैसे भी यही एक ऑप्शन है C3H6O2, लेकिन एक चीज़ और भी याद रखो कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर हैं उनका जनरल फार्मूला ये होता है CnH2nO2, और ऑफ कोर्स ये चल रहा है 3 कार्बन है, हाइड्रोजन इसके डबल है और 2 ऑक्सीजन है, तो मेरे भाई ये क्या होगा आपका, लाजमी सी बात है जनाब प्रोपानोइक एसिड होगा। फिर पूछ रहे हैं NaCl कौन सा कंपाउंड है, तो जी आयोनिक कंपाउंड है। NaCl का फार्मूला मास 58.44 ग्राम पर मोल या 58.5, ऑप्शन में यही दिया था 58.44। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ में सोलूबल नहीं होते हैं, नॉट सोलूबल इन